डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं सर्विंग का नेक्स्ट पार्ट। आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम थोड़ा सा क्विकली क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादातर कंसेप्ट हम अब तक कवर कर चुके हैं, तो उनको बार बार डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 431 में ये दो लिस्ट गिवन है और हमें मैच करना है। चेन सर्वेइंग का आपको पता होगा कि जहां पे चेन सर्वेइंग करते हैं हम वहां पे एंगल मेजर नहीं करते हैं। और इन तीनों डायग्राम्स में अगर देखें तो फर्स्ट वाला ऐसा डायग्राम है जहां पे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस ही मेजर करी है, एंगल नहीं मेजर किया है। तो ए का हो जाएगा 3। बी में यहाँ पे ये मेन सर्वे लाइन से हम ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो ये होता है ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हैं हम चेन सर्वेइंग में। तो बी का हो जाएगा 4। सी में है कि दो साइड मेजर कर रहे हैं और एक एंगल मेजर कर रहे हैं। तो जब हम ट्रैवर्स सर्विंग करते हैं तो हम वहां पे सारे इंटीरियर एंगल भी मेजर करते हैं और सारी साइड्स भी मेजर करते हैं। तो सी है, ये ट्रैवर्स सर्विंग का केस है, तो सी में 2 हो जाएगा और डी में 1 हो जाएगा। इंटरसेक्शन हम प्लेंटेबल सर्विंग में भी करते हैं, वहां पे हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता होती है, दोनों पॉइंट्स को हम लोकेट कर लेते हैं और दोनों पॉइंट से थर्ड पॉइंट सी की डायरेक्शन में लाइन बना देते हैं ये एंगल मेजर करके। तो ये सेम चीज इसमें हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे हैं तो दोनों एंगल मेजर कर रहे हैं। तो डी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन सी में ये अवेलेबल है जो हमारा आंसर ऑप्शन आर 3 4 2 1। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 432 में स्टेटमेंट्स गिवन है कुछ और उनमें से पिक करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को। ए में गिवन है कि मिरर ऑप्टिकल स्क्वायर में हम एक फैक्ट का यूज करते हैं और वो फैक्ट ये है कि अगर दो मिरर्स हम रखें थीटा डिग्री के एंगल पे और कोई ऐसी लाइट की रे आए जो कि दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट हो, तो इंसिडेंट रे और फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच का एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। तो यही कंसेप्ट हम ऑप्टिकल स्क्वायर में यूज करते हैं। यहाँ पे ये आर मिसिंग है, मिरर होगा। हम दो मिरर्स को रखते हैं 45 डिग्री के एंगल पे ताकि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ए यहाँ पे करेक्ट है। बी में गिवन है कि प्रिज्मेटिक टाइप का जो ऑप्टिकल स्क्वायर है उसमें एक पेंटागोनल शेप्ड प्रिज्म होती है, तो ऐसा ही होता है प्रिज्मेटिक टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। बी भी यहाँ पे करेक्ट है। सी में गिवन है कि क्रॉस स्टाफ जो है वो कंसिस्ट होता है ऑक्टागोनल ब्रास बॉक्स का और जिसमें कि 8 ऑक्टागोनल है वो और उसमें हर एक फेस पे कट लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट ए को अगर डिटेल में जानना है तो आप क्वेश्चन नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन देख लें और क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे जो स्टाफ का जिक्र किया है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है ये, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ। तो सी भी यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 433। 433 में डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग वर्क्स यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे गिवन है स्केल किसके लिए कौन सा यूज करते हैं। काफी टफ सा लग रहा होगा आपको दिखने में कि याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसने ऑप्शंस ऐसे दिए कि बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं हम बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, जैसे कंट्री लेवल पे कर रहे हैं, स्टेट लेवल का हम मैप प्रिपेयर कर रहे हैं टोपोग्राफी का। तो इसमें हम बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, तो हम जो स्केल लेंगे वो काफी छोटा लेंगे। उसका रिड्यूस्ड फैक्टर है आरएफ, वो काफी छोटा होगा। तो इन चारों में सबसे छोटा स्केल होगा वो टोपोग्राफिकल मैप का होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे बड़े एरिया पे सर्वे करते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से सबसे छोटा स्केल है ये वाला, यहाँ पे 2,50,000 है, 1/50,000, 1/1 लाख, और ये है 1/2,50,000। तो डी का यहाँ पे 2 होगा। अगर आपको इतना पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और दूसरा, अगर आप और बाकी में देखना चाहो तो आर्किटेक्चरल वर्क ऐसा है जिसमें कि सबसे बड़ा स्केल हम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एरिया हम काफी छोटा लेंगे। अगर आप आर्किटेक्चर कर रहे हो तो एक बिल्डिंग का कर रहे हो तो वहां पे स्केल हम लेंगे वो काफी बड़ा लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो स्केल है ये वाली है, तो ए का होगा वो 3 होगा। तो आपको हर एक वर्क का एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे हर एक का रटने लग जाओ। क्वेश्चंस के हिसाब से आपने करना है। क्वेश्चन आप
को सोल्व करने जितना ही आपने याद रखना है। तो ये ऑप्शंस आप देखोगे तो जो टोपोग्राफिकल वाला था उससे एक से एक क्वेश्चन हो रहा है, डी में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 434। 434 में दो लिस्ट यहाँ पे गिवन है और मैच करना है दोनों लिस्ट में। जो लिस्ट 2 थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक स्क्रीन में विजिबल हो जाए इसलिए। तो ये डायग्राम से हमें मैच करना है कौन सा डायग्राम किसके लिए है। सबसे पहला है ये रेसिप्रोकल लेवलिंग का रेसिप्रोकल रेंजिंग का एग्जांपल है, उसका डायग्राम है। ये हम तब यूज करते हैं जब ए और बी दोनों एक दूसरे को विजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे हम रेंजिंग रोड रख रहे हैं तो ए बी और बीच का जो पॉइंट सी है ये तीनों ए से विजिबल नहीं है, बी से भी ये तो विजिबल है बट ये ए विजिबल नहीं है। इस टाइप के केस में हम इसको रेसिप्रोकल रेंजिंग या इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं, वो किया जाता है जहां पे हम दो पॉइंट्स लेते हैं और रिपीटेड रेंजिंग करते करते मोस्ट एक्यूरेट जो एग्जैक्ट पोजीशन है रेंजिंग रोड्स की वो फाइंड आउट करते हैं। इसको अगर आपने डिटेल में समझना है तो आप रेफर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 226 का सॉल्यूशन। तो ए जो है ये हो जाएगा रिपीटेड अलाइनमेंट, रेंजिंग अलाइनमेंट ही होता है, तो ए में हो गया 2। तो दो ऑप्शन अब हमारे पास बचे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इसके बाद यहाँ पे बी सी और डी। डी जो है वो आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये रिवर जा रही है और हमें रिवर के अक्रॉस मेजरमेंट करना है, तो इसलिए हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो डी का यहाँ पे हो जाएगा 1, तो डी का 1 इससे कोई हमें फायदा नहीं हुआ, हमें बी और सी का पता करना पड़ेगा। और बी और सी को अगर हम देखें तो सी में यहाँ पे ये कोई वाटर बॉडी दिख रही है, डी का कुछ क्लियर नहीं है, कुछ प्लांट्स हैं और मे बी वाटर बॉडी है। बट अगर यहाँ पे इन दोनों में से देखें तो वाटर बॉडी के अंदर से तो हम चैनिंग नहीं कर सकते, ये तो 100% श्योर है। मे बी ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, इसमें हो सकता है चैनिंग पॉसिबल हो। तो चैनिंग इज प्रिवेंटेड में पक्का हमें पता है कि सी ही होगा इन दोनों में से। तो सी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन 435 में पूछा गया है कि जो क्रोमेटिक एब्रेशन का डिफेक्ट होता है उसको हम लेवलिंग टेलीस्कोप में कैसे एलिमिनेट करते हैं। उसको हम दो लेंसेज यूज करते हैं, ये भी गिवन है। पूछा है कौन सा लेंस किस ग्लास का बना होता है और कौन सा होता है, कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, कौन से टाइप के लेंस होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है वहां पे हम दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, एक फ्लिंट ग्लास का होता है, एक क्राउन ग्लास का होता है। पहले भी हम ये डायग्राम देख चुके हैं। ये आउटसाइड वाला जो है ये क्राउन ग्लास का बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस है और इधर की साइड जो लेंस है ये फ्लिंट ग्लास का बना हुआ होता है और ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि ये तो कॉन्वेक्स सरफेस है और ये वाली सरफेस इसकी अगर देखें तो ये कॉनकेव सरफेस है। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो सी और डी तो गलत है, ए और बी में एग्जैक्टली तो करेक्ट कोई सा भी नहीं है, बट मोस्ट एक्यूरेट अगर देखें तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वहां पे हम यूज करते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और उसके साथ कॉन्वेक्स लेंस। और बी में गिवन है कि कॉनकेव लेंस मेड ऑफ क्राउन ग्लास एंड अदर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फ्लिंट ग्लास। तो उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्राउन ग्लास का होता है, दूसरा जो कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला है वो फ्लिंट ग्लास का होता है। तो सारे ऑप्शंस में सबसे एक्यूरेट है वो ऑप्शन ए है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 436। 436 में बोला है कि रामस्टेन आईपीस जो होता है, जो फ्री होता है स्फेरिकल एब्रेशन से, वो बना हुआ होता है तो आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज से। उनके कर्व्ड फेस है वो एक दूसरे की तरफ होते हैं और वो एक डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं। दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। वो डिस्टेंस कितनी है, तो वो डिस्टेंस होती है 2/3 ऑफ हाफ, 2/3 ऑफ एफ। तो यहाँ पे ये गिवन है ऑप्शन डी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका फिर से। ये होता है रामस्टेन आईपीस लेंस ऊपर वाला जो है, तो दोनों कर्व्ड सरफेस एक दूसरे की तरफ है और ये रखा गया 2/3 एफ डिस्टेंस पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 437।
437 में पूछा कि सारी की सारी जो लेवल की रीडिंग हम लेते हैं वो किसके अबाउट लेते हैं, तो लेवल की रीडिंग ली जाती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन के अबाउट। वैसे तो बीसी पुणे की जो स्टैंडर्ड बुक है सर्वेइंग की, उसने दोनों को सेम ही डिफाइन किया हुआ है, बट मे भी शायद किसी बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ है और ये उसको फॉलो कर रहा है। ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट को डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। लाइन ऑफ साइट इसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो उसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। हालांकि मुझे इसका कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में रेफरेंस नहीं मिला है, बट यहाँ पे जो फॉलो किया गया वो यही थ्योरी फॉलो किया है। तो लेवल में हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं लाइन ऑफ साइट को, तो उसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 438 कि स्टाफ से हम एक ऐसे पॉइंट पे रीडिंग ले जिसका ये रिड्यूस लेवल हमें पता हो, तो उस रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, तो वो होती है बैक साइड, जो हम बेंचमार्क पे लेते हैं, सबसे पहली रीडिंग होती है। या फिर थ्रू आउट सर्वे भी जो ऐसी रीडिंग हम लेते हैं जिसका आरएल हमें पहले से पता हो, ऐसे पॉइंट पे जो रीडिंग लेते हैं वो बैक साइड होती है। क्वेश्चन 439 में पूछा है कि वो लाइन जो कि ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो एल्टीट्यूड और एलिवेशन सेम ही चीज है और ये लाइन होती है कंटूर लाइन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 440। यहाँ पे अगेन दो लिस्ट हमें गिवन है और हमें मैच करना है। एक तो यहाँ पे ये करेक्शन है, 45 नहीं है, ये 4 रूट के है। ये बुक में भी गिवन है, बीसी पुणे में बुक में आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देती हूँ। सर्वेइंग की जो बुक है बीसी पुणे में पार्ट सेकंड वाली, उसमें गिवन है पेज नंबर 238 पे एक टेबल गिवन है। तो प्रेसाइज लेवलिंग होता है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हम करते हैं। जैसे कि कंट्री लेवल पे हमें कुछ बेंचमार्क स्टेब्लिश करने हैं, तो उस केस में हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रखने की जरूरत है। रीजन उसका ये है कि अगर वहीं पे कुछ एरर आ गई तो वो एरर आगे हर जगह प्रोपोगेट होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्वे वो होता है, इसके लिए जो यहाँ पे लिस्ट 2 में जो आएगा वो 4 रूट के आएगा, ना कि 45 रूट के। इसके बाद यहाँ पे और डिफरेंट टाइप्स के लेवलिंग गिवन है। तो फर्स्ट का तो सबसे कम होगा, सेकंड का फिर वो थोड़ा कम एक्यूरेट होगी फर्स्ट से। तो ऑप्शंस अगर हम लिखे तो ए का होगा 1, बी का होगा 4, थर्ड में और भी कम एक्यूरेसी होगी तो सी का होगा 3 और डी का होगा 2। सेकेंड थिंग ये कि एक्यूरेसी इसने यहाँ पे लिखी है, एग्जैक्टली एक्यूरेसी नहीं है, ये एरर अलाउड है। एरर अलाउड और एक्यूरेसी एक दूसरे से रिलेटेड तो होती हैं। एरर अलाउड अगर हमें पता हो तो एक्यूरेसी कंपेयर कर सकते हैं, बट ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। अगर एरर अलाउड जितनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी। तो ये भी यहाँ पे थोड़ी सी इसने मिस्टेक की है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें 1, 4, 3, 2, तो गिवन है ये ऑप्शन बी में, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 441। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, बॉडीज जो मेथड होता है ट्रैवर्स में एडजस्टमेंट का, उसके रिगार्डिंग गिवन है स्टेटमेंट और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से एप्लीकेबल नहीं है ये बॉडीज रूल के लिए। एक का ये जो बड़ा सा स्टेटमेंट गिवन है, इससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ एक बार डायग्राम की हेल्प से कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि कोई ट्रैवर्स लाइन है AD, ट्रैवर्स की लेग है AD, ये हमें मेजर करना है और इसके मेजरमेंट में लीनियर एरर भी हो सकती है कि हम डिस्टेंस अच्छे से नहीं मेजर कर पा रहे हैं, उसमें एरर है, या फिर बीरिंग में या कह सकते हैं एंगल में भी एरर हो सकती है, क्योंकि एंगल हमें एग्जैक्टली में भी हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली तो ये लाइन थी AD, थीटा एंगल पे AB से हमें ये लाइन बनानी थी, बट थीटा के मेजरमेंट में एरर थी डेल्टा थीटा से। डेल्टा थीटा की एरर के कारण थीटा एंगल पे लाइन ना बन के लाइन हमने गलती से बनाई थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे, तो लाइन हमारी बनी AD1। ये हुई बीरिंग के या एंगल मेजरमेंट के कारण एरर। इसके बाद लीनियर एरर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि AD1 जो डिस्टेंस है उसको हम एग्जैक्टली मेजर कर पाए। तो यहाँ पे भी एक एरर आ गई E। बनाना तो हमें था, ये डिस्टेंस मार्क करनी थी AD1, बट लीनियर मेजरमेंट में एरर के कारण हमने D1 को पॉइंट को बना दिया यहाँ पे। अब ये जो एरर आ रही है ये आ रही है एंगल मेजरमेंट के कारण, ये वाली एरर आ रही है ये लीनियर मेजरमेंट के कारण आ रही है। अगर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखें तो ये दोनों एरर परपेंडिकुलर है और इनका स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा। दूसरा, हम इन एरर्स को सेम अज्यूम करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं
तो अगर एक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी है, दूसरा नहीं है, तो ये कोई प्रेफरेबल सिचुएशन नहीं होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों एंगुलर एरर और लीनियर एरर दोनों इक्वल हो। अब यही यहाँ पे स्टेटमेंट में इसने दिया है कि प्रोबेबल एरर अगर है कहीं पे बीरिंग ऑफ ट्रैवर्स लेग में कुछ एक्यूरेसी है वहां पे, सॉरी इनएक्यूरेसी अगर है, तो वो डिस्प्लेसमेंट देता है वन एंड का। ए तो अपनी पोजीशन पे फिक्स था, डेल्टा थीटा एरर आने के कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सॉरी, वो हुआ डी का D1 से, तो एक ही एंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। और जो प्रोबेबल एरर आ रही है लीनियर मेजरमेंट में, वो इक्वल और राइट एंगल्स पे होगी। जो डिस्प्लेसमेंट बीरिंग का है और जो डिस्प्लेसमेंट एंगल लेंथ मेजरमेंट में है, वो दोनों 90 डिग्री पे होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एंड ऑफ द ट्रैवर्स लेंथ किसके रिलेटिवली किसके रेस्पेक्ट में है, तो रिलेटिव टू अदर एंड, इक्वल एंड एट राइट एंगल्स टू दैट डिस्प्लेसमेंट। कौन से डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे बोला है, दैट डिस्प्लेसमेंट इसने बोला है जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है प्रोबेबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ। तो ए यहाँ पे करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में गिवन है कि जो लेंथ के मेजरमेंट में प्रोबेबल एरर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रूट एल के। तो बोडिस रूल का एजम्पशन है कि लेंथ के मेजरमेंट में एरर होगी वो रूट एल के प्रोपोर्शनल होगी, और एंगल के मेजरमेंट में एरर होगी वो 1/√L के प्रोपोर्शनल होगी। और आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसमें एरर भी उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए √L के प्रोपोर्शनल है लेंथ में मेजरमेंट में जो एरर है वो। बी यहाँ पे करेक्ट है। सी में वही चीज है जो हमने ए में डिस्कस की। इसने बोला कि प्रोबेबल एरर है वो स्क्वायर रूट होगा ऑफ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द प्रोबेबल एरर इन लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट के कारण जो एरर डिस्प्लेसमेंट आ रही थी, एरर आ रही थी, वो ई था, और हम अज्यूम करते हैं कि ये भी ई है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट टोटल प्रोबेबल एरर आएगी वो आएगी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगी 2e स्क्वायर का रूट। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि टोटल प्रोबेबल एरर इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो सी भी करेक्ट है। डी में जस्ट फॉर्मूला गिवन है जो करेक्शन के लिए होता है। यहाँ पे आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये लैटिट्यूड बाई डिपार्चर है, ये ओब्लिक है, यहाँ पे लैटिट्यूड ओब्लिक डिपार्चर। जब लैटिट्यूड निकालना है तो हम ऊपर वाला ये लेंगे और यहाँ पे ये लैटिट्यूड वाला लेंगे। तो करेक्शन जो लैटिट्यूड में होगा वो होगा टोटल लैटिट्यूड करेक्शन जो सिग्मा एल है जो एरर है, मल्टीप्लाई बाई जिस साइड पे करेक्शन लगा रहे हैं, जिस ट्रेवर्स लेग पे करेक्शन लगा रहे हैं उसकी लेंथ, डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स। पेरीमीटर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे करके सारी जो लेग्स है उनको अगर सम कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये डी भी यहाँ पे करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसने पूछा है कि वो स्टेटमेंट जो कि एप्लीकेबल नहीं है बोडिस रूल के लिए, सारे ही एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 442। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है ट्रांजिट रूल के रिगार्डिंग। ये भी ट्रैवर्स को एडजस्टमेंट करने का एक रूल होता है। यहाँ पे हमें पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। ए में बोला है कि ट्रांजिट रूल है वो बेस्ड है लिस्ट स्क्वायर के मेथड पे, तो लिस्ट स्क्वायर मेथड पे बेस्ड नहीं है ट्रांजिट रूल। लिस्ट स्क्वायर मेथड पे जो बेस्ड होते हैं रूल्स, वहां पे हम अजम्पशन लेते हैं कि अगर हम सारी एरेस का स्क्वायर करके उनका ऐड करके स्क्वायर रूट निकालें तो वो मिनिमम होगा। तो ऐसा कोई अजम्पशन हम ट्रांजिट रूल में नहीं लेते हैं, तो ए इनकरेक्ट है। बी में गिवन है कि करेक्शंस जो अप्लाई कर रहे हैं लैटिट्यूड डिपार्चर में, अगर लैटिट्यूड और डिपार्चर 0 है किसी केस में तो वहां पे भी हम करेक्शन अप्लाई करेंगे, तो वहां पे कुछ करेक्शन आएगा ही नहीं। तो बी भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। सी में यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है। तो ट्रांजिट रूल में जो करेक्शन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लैटिट्यूड में करेक्शन निकालना है तो ये होगा सिग्मा एल। सिग्मा एल है वो एरर है लैटिट्यूड में, जो कि 0 आना चाहिए था अगर एरर नहीं होती, बट ये कुछ वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और इसी वैल्यू को अल्टीमेटली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सारी लेग्स में। तो ये तो ट्रांजिट रूल और बोडिस रूल दोनों में ही सेम रहता है। ट्रांजिट रूल में हम अज्यूम करते हैं कि एंगल्स जो है वो ज्यादा एक्यूरेटली मेजर किए गए हैं कंपेरेटिवली लीनियर मेजरमेंट, और ये भी अजम्पशन होता है कि अगर हम लैटिट्यूड या डिपार्चर में करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो करेक्शन लेंथ को ज्यादा अफेक्ट करेगा, एंगुलर वैल्यूज को कम अफेक्ट करेगा। ट्रांजिट रूल में हमारा एंगल्स एक्यूरेट हैं तो हम उस पर करेक्शन लगाना भी नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लेते हैं।
एल यहाँ पे उस लाइन का लैटिट्यूड है जिसके लिए करेक्शन निकाल रहे हैं, एल टी है वो टोटल लैटिट्यूड है। ध्यान रहे जब एल टी कैलकुलेट कर रहे हैं तो साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, लैटिट्यूड नॉर्थ हो या साउथ हो सबको पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ पे हम साइन के साथ लेते हैं। इसी तरीके से डिपार्चर का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखें, ट्रेवर्स लैग के जो करेक्शन है, एक बार हम लैटिट्यूड वाला लेंगे तो लैटिट्यूड इंटू लैटिट्यूड ऑफ द लैग अपॉन सम ऑफ लैटिट्यूड, तो यही है। ये यहाँ पे इसने थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा है बट ठीक है, ये होता है सिग्मा ऑफ लैटिट्यूड, समीशन ऑफ लैटिट्यूड या लैटिट्यूड में जो एरर है। इसी तरीके से डिपार्चर लेंगे तो डिपार्चर वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 443। 443 में पूछा है कि एरिया जो कि एनक्लोज्ड है इरेगुलर बाउंड्री से, उसको हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं उसका एरिया। तो जो यहाँ ऑप्शंस गिवन है इनमें बॉडिस रूल तो ट्रेवर्स के करेक्शन के लिए होता है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन्स रूल है, ये भी बहुत ज्यादा इरेगुलर सरफेस के लिए हम नहीं यूज कर सकते। कोई भी इरेगुलर मैप अगर है तो उसके लिए हम नहीं यूज कर सकते। ट्रेपेजोइडल में हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते हैं, सिम्पसन्स रूल में अज्यूम करते हैं कि पैराबोलिक है। बट इरेगुलर अगर बाउंड्री है तो उस केस में प्लेनिमीटर का हम यूज करते हैं, और ये रूल है और ये एक डिवाइस है। अब थोड़ा सा एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, 2-4 मिनट का इसका वीडियो मिल जाएगा आपको कि कैसे फंक्शनिंग होती है, तो उससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा कि कैसे वर्क करता है। तो किसी भी टाइप की शेप बना दो, जैसे ऐसे ऐसे कुछ शेप बना दिया आपने, अगर इसका एरिया मेजर करना है तो आप इससे कर सकते हो, बाकी मेथड से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेनीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 444। 444 और 445 सेम ही टॉपिक्स हैं, तो कोई सॉल्यूशन देख रहा है तो दोनों का देखें एक साथ। 444 में बोला है कि कहीं पे हमें एरिया इंक्लूड कैलकुलेट करना है, एनक्लोज्ड है जो ट्रेवर्स में, तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम करते हैं, और हम वहां पे किसकी हेल्प लेते हैं और कोऑर्डिनेट्स के अलावा हम क्या कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है डबल मेरिडियन का जो एक मेथड होता है एरिया कैलकुलेट करने का ट्रेवर्स का, उससे पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो डबल मेरिडियन डिस्टेंस में सबसे वेस्ट में जो पॉइंट है ट्रेवर्स में, वो पॉइंट हम लेते हैं, ये ए पॉइंट है यहाँ सबसे वेस्ट में, इससे ये जो लाइन जा रही है इसको हम मानते हैं मेरिडियन, और सारी ट्रेवर्स लेग की इस लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं। और किसी पॉइंट की अगर डिस्टेंस निकालनी हो मेरिडियन से तब तो आप निकाल सकते हो, जैसे इस पॉइंट की चाहिए तो ये वाली डिस्टेंस मेरिडियन डिस्टेंस होगी। बट यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी है ट्रेवर्स लेग्स की, और ट्रेवर्स लेग जो है उसकी डिस्टेंस होगी जो उसके मिड पॉइंट की डिस्टेंस है। जैसे कि ए बी ट्रेवर्स लेग है, इसके अगर हमें मेरिडियन से डिस्टेंस निकालनी है तो हम इसका मिड पॉइंट लेंगे 1, और इसके और मेरिडियन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगी लेग ए बी की मेरिडियन डिस्टेंस। और इसी मेरिडियन डिस्टेंस को काफी बार लॉन्गिट्यूड भी बोल दिया जाता है, तो यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 445, और यहाँ पे ये मेरिडियन डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, फिर इसको इस वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 445 जो है उसमें इसने पूछा है कि जो nth वाली जो लेग है ट्रेवर्स लाइन है उसका लॉन्गिट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा। तो लॉन्गिट्यूड है मेरिडियन से डिस्टेंस, जैसे कि फर्स्ट ट्रेवर्स लेग जो ए बी है, ये ए है, ए बी का मेरिडियन डिस्टेंस निकालना है, मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट पॉइंट 1 है उसकी डिस्टेंस निकालनी है। लेग बी सी का अगर मेरिडियन डिस्टेंस निकालनी है, मतलब पॉइंट 2 की मेरिडियन डिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट 1 की मेरिडियन डिस्टेंस को अगर हम m1 से नोट करें तो ये इक्वल हो जाएगी d1/2 के हाफ की, सॉरी d1 के हाफ की। d1 यहाँ पे डिपार्चर है लेग ए बी का, ये लेग ए बी है, इसका अगर हम इस वाली एक्सिस पे प्रोजेक्शन लें तो ये होता है डिपार्चर, ये वाला होता है लैटिट्यूड। तो ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है ए बी का, वो है ये वाली डिस्टेंस, तो ये है डिपार्चर, इसका हाफ चाहिए क्योंकि हमें मिड पॉइंट तक का ही लेना है, तो d1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर m2 का हम लिखें, m2 का तो यहां तक की डिस्टेंस तो d1/2 है, जिसको हम m1 लिख सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये वाली डिस्टेंस प्लस d1/2। अगेन फिर हमें निकालना है
इस वाले पॉइंट तक हमें जाना है, क्योंकि हमें इसकी मेरिडियन डिस्टेंस निकालनी है, जो कि ये डिस्टेंस होगी। तो m1 हम यहां तक आ गए, इसके बाद d1/2 ऐड कर दिया, यहां तक आ गए। अब ये जो लाइन है BC, इसका डिपार्चर है d2, तो इसके मिड पॉइंट अगर 2 है तो ये डिस्टेंस d2/2 होगी, ये वाली डिस्टेंस है ये भी d2/2 होगी। हमें तो यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं d2/2। तो इसी तरीके से हम nth लाइन के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। nth लाइन का लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन डिस्टेंस इक्वल होगी m n-1, जो n-1 वाली लेग थी उसका लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन डिस्टेंस सेम है दोनों, प्लस n-1 का डिपार्चर बाई 2, प्लस ये यहां सेकंड था तो यहां भी सेकंड है, तो ये आएगा dn/2। nth वाली जो लाइन है उसका जो डिपार्चर है उसका बाई 2। तो यहाँ पे गिवन है लॉन्गिट्यूड ऑफ ट्रैवर्स लाइन n, जो कि है mn, इसके बाद mn-1 लॉन्गिट्यूड ऑफ लाइन n-1 m-1 प्लस डिपार्चर ऑफ द लाइन n-1 dn-2 है, तो डिपार्चर ऑफ n-1 का हाफ है, प्लस डिपार्चर ऑफ n/2, डिपार्चर ऑफ लाइन n/2। तो मैच कर रहा है ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 446। क्वेश्चन 446 में पूछा है कि नीचे जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है सिम्पसन्स रूल के लिए। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने सिम्पसन्स रूल के रिगार्डिंग, कि एक तो ये जो सरफेस है इसमें पैराबोलिक वेरिएशंस हो रहे हैं, दूसरा अगर ये 3 ऑर्डिनेट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट केस होता है O0, O1, O2, तो हम मिडल और लास्ट वाली को तो 1 टाइम वेटेज देंगे, सॉरी फर्स्ट और लास्ट वाली को 1 टाइम वेटेज देंगे, मिडिल वाली को 4 टाइम वेटेज देंगे। दिस डिवाइडेड बाय 6, ये तो ऑर्डिनेट हो गई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, यहाँ पे d है यहाँ पे भी d है, तो टोटल मिला के विड्थ होगी 2d। तो अब अगर स्टेटमेंट को देखें तो ए में बोला है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। सिम्पसन्स रूल में हम पैराबोलिक वेरिएशंस लेते हैं जिसका एक्चुअल में फील्ड में प्रेजेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली ट्रेपेजोइडल या मिड ऑर्डिनेट रूल वगैरह से हम जो कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे मेथड्स में मोस्ट एक्यूरेट है। बी में गिवन है कि इर्रेगुलर बाउंड्री जो है ये वाली, ये कंपोज्ड है पैराबोलिक एरियाज से, तो बी भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि ज्योमेट्रिक फिगर है उसको हम ऑड नंबर ऑफ इक्वल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि हमें 3, 5, 7 इस टाइप से नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स होनी चाहिए सिम्पसन्स फॉर्मूला लगाने के लिए। जैसे कि ये सबसे सिंपलेस्ट केस था, तो यहाँ पे 3 ऑर्डिनेट थी, तो ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हमारे पास होनी चाहिए सिम्पसन्स रूल लगाने के लिए। और अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑड है तो नंबर ऑफ इक्वल स्ट्रिप्स है वो इवन होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 ऑर्डिनेट है, तो नंबर ऑफ इक्वल एरिया जो स्ट्रिप्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो है वो 2 है, एक ये वाली स्ट्रिप है, एक ये वाली स्ट्रिप है। इसी तरीके से अगर 5 होगा तो उस केस में 3 स्ट्रिप्स होंगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑड होने चाहिए और नंबर ऑफ इक्वल स्ट्रिप्स जो है वो इवन होना चाहिए। तो सी यहाँ पे करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, जो कि एप्लीकेबल नहीं है सिम्पसन्स रूल के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 447। क्वेश्चन 447 भी सिम्पसन्स रूल के रिगार्डिंग ही है। यहाँ पे इसने बेसिकली जो फॉर्मूला होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया है। यहाँ पे इसने बोला है कि कर्विलिनियर अगर फिगर है तो उसका एरिया जो होगा वो सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग इक्वल होगा d/3, 1/3 ऑफ द विड्थ, मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ 2 एक्सट्रीम ऑफसेट, प्लस किसका 4 टाइम्स आएगा किसका 2 टाइम्स आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम नंबरिंग कैसे करते हैं। इसने जो आंसर दिया है वो इसके अकॉर्डिंग दिया है कि हम नंबरिंग O1 से स्टार्ट करें। अगर हमने O1 से स्टार्ट किया तो जो ये वाली ऑर्डिनेट है O2 वाली, O4 वाली, इनका 4 टाइम्स आएगा, और जो ये वाली ऑर्डिनेट है O3, O5 वगैरह, इनका 2 टाइम्स आएगा। बुक में जो फॉर्मूले वगैरह गिवन है उसमें उन्होंने नंबरिंग इस तरीके से की है कि ये O0 है, ये O1 है, ये O2 है। उस केस में 4 टाइम्स आएगा वो ओड वाले का आएगा,
और 2 टाइम्स आएगा वो इवन वाले का आएगा। तो वैसे तो ये डिपेंड करता है कि नंबरिंग किस टाइप से की गई है, बट यहाँ पे इसने इसके अकॉर्डिंग दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसने दिया है वो ऑप्शन ए दिया है। अगर हम इसको सही माने और 0 से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग, तो उस केस में जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो वैसे तो दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, बट इन केस ऑब्जेक्शन में नहीं कंसीडर किया जाता है और जो आंसर की में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर दी जाती है, तो इस केस में सेफर साइड रहते हुए ए ही करना ज्यादा ठीक है एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 448। क्वेश्चन 448 है मास होल डायग्राम के रिगार्डिंग। मास होल डायग्राम में एक हम डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ली जाती है और वाई एक्सिस पे हम अर्थवर्क का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम लेते हैं मीटर क्यूब में। और यहाँ पे ये जो लाइन है, इससे ऊपर वाला जो है यहाँ पे हमें कट करना है, कटिंग करनी है, और ये वाला जो नीचे वाला है ये यहाँ पे फिलिंग करनी है। तो ऑप्शन से यहाँ पे जो गिवन है, ए में गिवन है कि डायग्राम जब प्लॉट करते हैं, जब अर्थवर्क क्वांटिटीज कंप्यूट कर ले, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे अर्थवर्क क्वांटिटीज एंटर करनी है ग्राफ में, तो हमें पता होनी चाहिए पहले से। बी में है कि एग्रीगेट वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर आर प्लॉटेड एज द ऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट ले रहे हैं वो मीटर क्यूब में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ही है अर्थवर्क का, तो बी भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि जो हॉरिजॉन्टल स्केल लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल बेस लाइन के लिए है, वो सेम होती है जो कि प्रोफाइल फॉर प्लॉटिंग द वॉल्यूम्स है, तो इसमें और इसमें स्केल जो ली जाती है वो सेम ली जाती है। स्टेटमेंट डी में गिवन है कि जो कटिंग्स हैं उनको हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं और फिलिंग को नेगेटिव लेते हैं, और टोटल वॉल्यूम है वो प्लॉटेड होता है, वो अगर बिलो द बेस लाइन है, टोटल वॉल्यूम जो है बिलो द बेस लाइन है तो वो नेगेटिव होगा। तो बिलो द बेस लाइन को हम बोल रहे हैं फिलिंग, तो फिलिंग नेगेटिव है, और ऊपर वाले को कटिंग बोल रहे हैं तो कटिंग पॉजिटिव होता है। अब वो पॉजिटिव है, बिलो नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट डी भी करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा है वो स्टेटमेंट जो कि नॉट ट्रू, तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। यहाँ पे ये जो लिस्ट में गिवन है हमें इनको मैच करना है। लिस्ट 1 में गिवन है फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, और लिस्ट 2 में जो गिवन है उसमें अगर हम मैच करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें पता होती है वो लाइन है जो कि लेवल लाइन के टेंजेंशियल होती है, तो ये गिवन है स्टेटमेंट बी में, तो ए का हो जाएगा 2। और अगर आप ऑप्शंस देखो तो इतने इजी ऑप्शंस देके इसने क्वेश्चन को इतना आसान बना दिया है। ए में 2 एक में ही है, तो यही पता चल गया आपको आंसर होगा वो ये होगा। फर्दर आप वेरीफाई के लिए देखो तो बी का देख सकते हो लेवल लाइन। लेवल लाइन वो लाइन है जो कि इक्वल या कांस्टेंट हाइट पे होती है मीन सी लेवल से, तो बी का हो जाएगा 3, लाइन एट ए कांस्टेंट हाइट रिलेटिव टू मीन सी लेवल। तो ए का 2, बी का 3, सी और डी सेम ही है, और इसने जो ऑप्शन दिए वो भी सेम से ही दिए। 1 में गिवन है वो लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ डायफ्राम को और पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्टिव, तो इसी को लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल सकते हैं। बट ऑप्शन इसने इस हिसाब से दिए हैं कि सी का इसने 4 दिया है, डी का इसने 1 दिया है। अगर ये उल्टा भी दे दिया होता तो कोई मैटर नहीं कर रहा था, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका मैं ये करूं या ये करूं और क्वेश्चन स्किप कर देंगे, जबकि आपको जरूरत ही नहीं है इन दोनों में कंफ्यूज होने की, इतने में ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ये वाला 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 450। यहाँ पे गिवन है कि ए और बी 2 पॉइंट है, ए पे जो बैक स्टाफ रीडिंग है वो ये है, बी की फॉरवर्ड स्टाफ रीडिंग है वो ये है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, अगर ये लाइन ऑफ साइट है, ये लेवल है, डंपी लेवल या जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो ए की स्टाफ रीडिंग ज्यादा आ रही है, मतलब लाइन ऑफ साइट से ए पॉइंट जो है वो ज्यादा नीचे लोकेटेड है, तो ये 3.22 इसकी रीडिंग है, बी की है वो 1.414 है। और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए में लिखा है कि बैक स्टाफ ए है वो लोअर लेवल पे है देन फॉरवर्ड स्टाफ बी, तो ये दिख रहा है हमें डायग्राम में, लाइन ऑफ साइट से ए जो लोकेटेड है वो ज्यादा डेप्थ में लोकेटेड है, ए करेक्ट है। ए का आरएल है वो कम होगा, बी का आरएल ज्यादा होगा। स्टेटमेंट बी में बोला है कि
बी हायर लेवल पे, जो ए में बोला उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिख दिया है कि बी हायर लेवल पे है कंपेयरिंग टू ए होगा। यहाँ पे बैक स्टाफ ए की थी ना, तो ए होगा हायर लेवल देन दैट ऑफ द बैक स्टाफ ए, तो ये भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि दोनों के लेवल का जो डिफरेंस होगा वो 1.808 है, तो दोनों के लेवल का डिफरेंस होगा इनकी स्टाफ की रीडिंग का जो डिफरेंस है, और अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 1.808। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।